जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारा पाठ चल रहा है दोस्तों कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का, उसके बारे में। आज और दो पार्ट हमने इसकी अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट होने वाला और 3 पार्ट में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ बने रहिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। अच्छी तरीके से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों बिंदु होने वाला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए कि संविधान निर्माण के समय क्या होता है कि दोस्तों समय और निर्माता, यानी दोस्तों संविधान निर्माण के समय संविधान के जो निर्माता थे उनको ये पता था कि स्वतंत्रता, जो दोस्तों स्वतंत्र भारत के बाद जो स्वतंत्र भारत होगा, उनको दोस्तों स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये तो निश्चित था, क्योंकि कई सारी नई नई समस्याएं उत्पन्न होगी जिससे भारतीयों को और संविधान निर्माताओं को दोस्तों कहीं जो चुनौतियां थी उनका सामना करना पड़ा था और बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया था। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी दोस्तों जो एक राज्य के जो यानी कि कानून बना लिए गए और दोस्तों वो तत्व थे जो यानी दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते थे। तो क्या होता है देखिए दोस्तों कि संविधान निर्माण के जो समय जो वो निर्माता थे उनको पता था कि स्वतंत्र भारत के बाद जो अनेक चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सभी नागरिकों में समानता लाने और दोस्तों सभी को कल्याण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या थी दोस्तों? देखिए किस ऐसे सभी नागरिकों में समानता लाना और सभी का कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी में समानता कैसे लाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये धार्मिक जो दोस्तों वो बहुत ही विवाद चल रहा था धर्म का, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो हिंदू मुस्लिम ऐसे दोस्तों बहुत सारी दंगे हो रहे थे और उनमें सब में कल्याण लाना और समानता लाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो क्या होता है कि उन लोगों ने ये सोचा कि इन समस्याओं को यानी दोस्तों इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ यानी दोस्तों नीतिगत निर्देश जरूरी है। इनको नीतिगत निर्देश देना जरूरी है इनके लिए। तो क्या होता है, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को आने वाली सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते। यानी कि वो चाहते हैं कि नागरिक समानता भी हो जाए और दोस्तों कल्याण भी हो जाए, लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हम बनाएंगे जिससे आने वाली सरकार है वो भी दोस्तों बाध्यकारी नहीं बनना चाहती। तो देखिए क्या होता है कि इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश किया। यानी कि कुछ निर्देशक तत्व थे उनको समावेश किया, यानी कि दोस्तों संविधान में ऐड किया गया, जोड़े गए। वो कौन कौन से थे? देखिए दोस्तों किस तरह से नीति निर्देशक तत्व कार्य करते थे। तो फिर क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी कि जो न्यायालय है, सबसे पहले दोस्तों कोई भी विधेयक बनता है, कानून बनता है तो वो न्यायालय में जाता है और दोस्तों बहुमत के साथ वो तैयार होता है और फिर दोस्तों उनको कहीं लागू करने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व थे इनको न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे वो निर्देशक है, वो निर्देश है, उनको लागू करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, वो मांग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा दोस्तों लागू नहीं किया जा रहा है। तो फिर क्या होता है, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो वाद योग्य नहीं है, यानी दोस्तों वाद विवाद योग्य नहीं है कि इस तरह से ये क्या चल रहा है और ये नीति निर्देशक तत्व ये गलत है ये सही है, इस तरह से ये वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि दोस्तों ये संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो फिर क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो देखिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो वे लक्ष्य और उद्देश्य को एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। यानी कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसे वो होते हैं स्कूल में MDM सिस्टम चलता है, यानी दोस्तों मिड डे मील, जो बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील चलता है, वो सुविधाएं चलती है भोजन की। तो वो है क्या दोस्तों? वो है नीति निर्देशक तत्व। सरकार कभी भी चाहे राज्य सरकार तो उसको हटा सकती है, मिड डे मील को रोक सकती है। इस पर कोई दोस्तों जो जनता है वो न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकती कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें दिलाओ, क्योंकि ये दोस्तों न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। ये नीति निर्देशक तत्व है। इससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
फिर क्या होता है कि सरकारों ने समय समय पर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है दोस्तों, जैसे अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि प्रयासों को दर्शाते हैं। यानी कि कई सरकारों ने प्रयास भी किए कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए, जो कि दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो सका। फिर क्या है कि जैसे शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, जो कि दोस्तों राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई दोस्तों। नागौर से शुरुआत हुई थी इसकी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? नागौर से। फिर क्या होता है कि रोजगार की गारंटी, एमडीएम जिसे हमने बात की थी, एमडीएम सरकार इनको कभी भी बंद कर सकती है। इस पर दोस्तों न्यायालय में जाकर कोई भी इसकी मांग नहीं उठा सकता। ये आदि योजनाएं जैसे पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार, जो दोस्तों पूरे देश में, और दोस्तों रोजगार की गारंटी, इस तरह के जो ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। अब क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इनके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करते हैं कि क्या दोस्तों मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व है, या फिर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार, या फिर दोस्तों इनमें कोई भिन्नता है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है? देखिए, मौलिक अधिकार और राजनीति, यानी दोस्तों मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक दूसरे के समांतर हम देख सकते हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध, रोक लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, यानी दोस्तों मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि दोस्तों न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया गया है, इसकी मांग वो कर सकता है। और क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के अधिकारों की बात करते हैं, और कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में ये मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। यानी दोस्तों कभी कभी ये देखते हैं कि मौलिक नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो दोस्तों मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं, इनको नीति निर्देशक को लागू करवाने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व कभी लागू नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे पिछले संविधान द्वारा हमें मिले गए हैं, इस पर हम दोस्तों आवाज़ उठा सकते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का प्रयास किया था, तब समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। ये कहा गया कि कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। यानी दोस्तों जमीन उन्मूलन का कानून बनाया गया तो लोगों ने कहा कि ये कानून क्या है कि मौलिक अधिकार उनका हनन कर रहा है, लेकिन सरकार ने समाज के हितों को देखते हुए जमींदार उन्मूलन जो कानून था उनको लागू किया। यानी दोस्तों सरकार हित में देकर इसको लागू कर देती है। देखिए दोस्तों, अब मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में द्वारा सन 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51A में दोस्तों समावेश किया गया। यानी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या होता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी सूची तैयार की गई, और 1900 जो अनुच्छेद 51A यानी दोस्तों इसमें ऐड किया गया, समावेश किया गया। इसके अनुसार क्या होता है कि दोस्तों नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यानी दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे को जो नागरिकों को दिए गए हैं संविधान के अनुसार। अब देखिए दोस्तों क्या है कि संविधान का पालन करना। अब यह है दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से। संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी दोस्तों मौलिक कर्तव्य। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मौलिक अधिकार दोस्तों अगली स्लाइड में भी आपको दिखाएंगे। देखिए इन मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र जो गान है उसका सम्मान करना, ये भी दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। यानी दोस्तों हमारे को ये संविधान द्वारा दिए गए इन कर्तव्यों का हमारे को पालन करना जरूरी है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजग रखना, उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। और कौन सा है, देखिए दोस्तों कि राष्ट्र सेवा, यानी दोस्तों राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, नागरिकों में भाईचारा का निर्माण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। फिर क्या है, देखिए दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की संभावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे सरकारी बसें हैं या फिर दोस्तों सरकारी स्कूलें हैं, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाए, इनकी सुरक्षा करिए, ताकि जैसे ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा भविष्य और दोस्तों जो नागरिक है वो भी
अच्छे रहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं दोस्तों, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सभी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का हिस्सा और बनिए। माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान संशोधन 1986 में किया गया है। यानी दोस्तों संशोधन 86 में ये किया गया है कि माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान निःशुल्क दी गई है। इसी तरह के दोस्तों ये हमारा चैप्टर था जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वापस इन प्लेलिस्ट को देखोगे तो तीनों पार्टों में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। राजनीतिक कक्षा 11 का जो हमारा पार्ट है वो अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही आप अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान के कई अध्याय आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसी तरह आगे की क्लासें आती रहेगी। तो तब तक के लिए आप, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, अपनी ज्ञानधारा पर आप किसी प्रकार की समस्या उसका आप हमें बता दीजिए, मैसेज करिए, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको कई प्रकार की सूचनाएँ देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।